नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। 500 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम करने वाले हैं और आज आपके पहले प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये लाइव क्लास के माध्यम से डेली हमारी 7 PM में लाइव क्लास होती है। तो हम यहाँ पे 30 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझेंगे, फीडबैक भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाल विकास प्रैक्टिस सेट बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। पहला प्रश्न है जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। विकासात्मक प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हैविंग हस्ट, जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग या वाइगोस्की के द्वारा? सभी लोग बताइए। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। विकासात्मक प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हम बात करेंगे हैविंग हस्ट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकासात्मक कार्य शब्द की शुरुआत रॉबर्ट हैविंग हस्ट ने 1950 में की थी। एक विकासात्मक कार्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके आसपास अनुमानित रूप से और लगातार उत्पन्न होता है। उनका मानना था कि अधिगम जीवन के लिए एक बुनियादी है और लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। तो हैविंग हस्ट ने कब की थी विकासात्मक कार्य शब्द की शुरुआत? 1950 में। ये भी आपको ध्यान देना है। किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, तीव्रतम विकास और वृद्धि किस अवस्था में देखी जा सकती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? सभी कमेंट कीजिएगा। तीव्रतम विकास और वृद्धि जो है किस अवस्था में देखी जा सकती है? प्रारंभिक, शैशव, पूर्व बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जब भी विकास की बात की जाती है, तीव्रतम विकास की बात की जाती है, एक ही नाम आता है और वह नाम आता है दोस्तों शैशवावस्था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? आनुवंशिकता, विद्यालय, संगी साथी या जन्म स्थान? बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व पूछा जा रहा है और प्रमुख तत्व वह कहलाता है स्कूल, विद्यालय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उचित शारीरिक विकास बालक प्राप्त करता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में ही प्राप्त करता है? तो उचित शारीरिक विकास बालक कब प्राप्त करता है? उचित शारीरिक विकास। तो हम बात करेंगे आपके शैशवावस्था की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या शारीरिक विकास एवं वृद्धि का परिणाम है? तत्परता है, परिपक्वता है, आनुवंशिकता है या गामक योग्यता? सभी कमेंट कीजिएगा। क्या शारीरिक विकास एवं वृद्धि का परिणाम है? सभी लोग बताइए। तो वह राइट ऑप्शन हमारा कहला जाता है परिपक्वता। जी हाँ दोस्तों, परिपक्वता जो है शारीरिक विकास एवं वृद्धि का परिणाम है। शारीरिक विकास और वृद्धि दोनों का परिणाम आपका परिपक्वता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा तथ्य जो है अशुद्ध दिया गया है? विकास से क्वालिटी में परिवर्तन आता है, वृद्धि के परिणाम स्वरूप विकास संभव है, विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया नहीं। तो देखिए सभी में है दिया गया है, डी में क्या दिया गया? नहीं। अशुद्ध की बात की जा रही। तो विकास, क्योंकि विकास कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर प्रक्रिया है और ऑप्शन कह रहा नहीं है, इसलिए ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो लाजवाब प्रश्न पूछा जा रहा है, तूफान और तनाव की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो लगभग सभी लोग पहचानते हैं इस अवस्था को, जानते हैं आप लोग, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि तूफान और तनाव की अवस्था जो कहलाती है वह हमारी कहला जाती है
दोस्तों किशोरावस्था कहला जाती है। तूफान और तनाव के समय के रूप में किशोरावस्था की विशेषता एक खुली बहस बनी हुई है। इस अवधि के दौरान तीव्र और लगातार नकारात्मक प्रभाव को जीवन के इस समय के दौरान भावात्मक विकार, आत्महत्या और आकस्मिक मृत्यु की बढ़ी हुई दरों की व्याख्या करने के लिए यह विकल्पित किया गया है। तो तूफान और तनाव के समय रूप में किशोरावस्था की विशेषता एक खुली बहस आज भी बनी हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की अवस्था है पूर्व रूढ़वादी स्तर, रूढ़वादी स्तर, उत्तर रूढ़वादी स्तर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर रूढ़वादी में देखा जाए, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की जो अवस्था यहाँ पे मानी जाती है वह हमारी मानी जाती है रूढ़वादी स्तर। कौन सा माना जाता है? रूढ़वादी स्तर की बात करेंगे। पूर्व रूढ़वादी स्तर, उत्तर रूढ़वादी स्तर, तीनों की बात कर रहे हैं या रूढ़वादी स्तर की बात करेंगे? सभी लोग बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे हम बी ऑप्शन सही कर रहे हैं। पहला होता है रूढ़, जो पूर्व अवस्था में चिंतन होता है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। इस चरण में क्या सही है और क्या गलत है, इस पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। पहला चरण जो है बाहरी सत्ता पर आधारित होता है और दूसरा चरण होता है व्यक्ति केंद्र पर आधारित होता है। इसके बाद आपका दूसरा जो चरण है वह रूढ़गत चिंतन है, जो 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। ये दूसरी अवस्था है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की। और इस चरण में अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन होता है। इसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन होता है। इसके साथ साथ तीसरी जो हमारी अवस्था है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की, वह है रूढ़ से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। तो यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है और इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं, फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढता है। और इसमें चरण क्या है? सामाजिक अनुबंधन हो जाता है, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन हो जाता है। और छठा जो चरण है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक जो मानदंड है उन पर बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज से के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वह निर्णय जोखिम भरा क्यों न हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। यह है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बालक के विकास में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? व्यवसायिक शिक्षा हेतु, व्यक्तित्व विकास हेतु, नैतिक एवं धार्मिक विचार के विकास हेतु या उपरोक्त सभी। देखिए, बालक के विकास में अभिभावकों की जो भूमिका होती है वह व्यवसायिक शिक्षा के रूप में भी होती है, व्यक्तित्व विकास में भी होता है और नैतिक एवं धार्मिक विचारों के विकास में भी होता है। तो अभिभावकों की भी जो भूमिका है इन तीनों पर है, यानी उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विकास एवं वृद्धि का तथ्य यहाँ पे बताना है। विकास एवं वृद्धि का तथ्य प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व निखारने हेतु, प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार के परिवर्तन हेतु, प्रयोग किया जाता है शारीरिक आकार हेतु या उपरोक्त सभी हेतु। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं विकास एवं वृद्धि का तथ्य का जो है कि प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व निखारने हेतु भी किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन हेतु भी किया जाता है और शारीरिक आकार हेतु भी किया जाता है, क्योंकि वृद्धि का भी दत्त, ठीक है, वृद्धि दिया गया मतलब शारीरिक आकार की भी बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं।
6 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 8 अवस्थाएं या 10 अवस्थाएं। तो जब भी इरिक इरिक्सन की बात की जाती है, मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं का जिक्र होता है, तो 8 अवस्थाओं का नाम आता है। यानी सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एरिक एरिक्सन जोहान एरिक्सन के साथ मिलकर मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण गिनाए। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी स्वस्थ विकासशील व्यक्तियों को बचपन से लेके वृद्धा अवस्था तक पहुंचने में इन 8 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो एरिक एरिक्सन का जिक्र होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की द्वितीय स्तर पूछा जा रहा है। देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की जो प्रथम स्तर है वह 4 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु मानी जाती है, और 10 वर्ष से 13 वर्ष आयु द्वितीय स्तर माना जाता है, और 13 वर्ष से आगे प्रौढ़ावस्था तक तृतीय अवस्था की बात की जाती है। तो नैतिक विकास की द्वितीय स्तर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो अवस्था की अगर बात करें तो पहली अवस्था 4 से 10, दूसरी 10 से 13, और जो तीसरी होती है 13 वर्ष से आगे से प्रौढ़ावस्था तक होती है। तो यहाँ पे जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे द्वितीय स्तर पूछा गया है। अगर अवस्था दिया होता, ये भी ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अगर द्वितीय अवस्था दिया होता तब हम 10 से 13 करते, लेकिन स्तर दिया गया है और प्रत्येक अवस्था के 2 स्तर होते हैं। तो प्रथम और द्वितीय स्तर किस में आ जाएंगे? प्रथम अवस्था में। इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्तर पे अगर तृतीय और चतुर्थ दिया होगा तो 10 से 13 वर्ष आयु में करेंगे, ठीक है। पांचवा और छठा दिया होगा तो 13 वर्ष से आगे एक बार करेंगे। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? विक्रसन ने, कोल ने, स्टैनले हॉल ने, विलियमसन ने। तो आप सभी लोगों ने एक नाम अवश्य सुना होगा, स्टैनले हॉल का। तनाव और तूफान का जिक्र होता है, इस अवस्था का जिक्र होता है। स्टैनले हॉल ने यह कथन कहा है कि किशोरावस्था को क्या कहा है? तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। यह स्टेटमेंट किसका है? स्टैनले हॉल का। सी वाला ऑप्शन नो डाउट सारी चीजें क्लियर कर चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आदर्श अहम की अवस्था होती है 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष या 9 से 12 वर्ष की बात करेंगे। जी हाँ, आदर्श अहम की अवस्था पूछी जा रही। तो हम यहाँ पे बात करें 3 से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था की बात करें। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि नवजात शिशु में किस चेतना का न्यूनतम विकास होता है? स्पर्श का, स्वाद का, दृष्टि का या सूंघने का? तो नवजात शिशु में जिस चेतना का विकास होता है स्पर्श, स्वाद, दृष्टि का, लेकिन सबसे न्यूनतम जो विकास होते हैं सूंघने का होता है। स्पर्श, स्वाद और दृष्टि, इन तीनों का विकास अत्यधिक है और सूंघने का विकास न्यूनतम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वह किस तरह की परिपक्वता को प्राप्त करता है? शारीरिक संबंधित, XXX संबंधित, सामाजिक या मानसिक की बात करेंगे। तो एक बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है और वह किस तरह की परिपक्वता को प्राप्त करता है? सभी लोग बताइए। XX, XY, शारीरिक, सामाजिक या मानसिक? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आ चुका है वह आपका ऑप्शन नंबर है। एक बालक जो है किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वह आपके बी ऑप्शन को जो है परिपक्वता को प्राप्त करता है। XX और XY गुणसूत्र की परिपक्वता को अच्छी तरह से प्राप्त कर लेता है। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला, कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व रूढ़वादी नैतिकता किस अवस्था में पाई जाती है? पूर्व रूढ़वादी नैतिकता
सभी लोग बताइए। बाल्यावस्था में पाई जाती है, किशोरावस्था में, मध्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? सभी लोग कमेंट कीजिए। तो पूर्ववादी नैतिकता का अगर जिक्र होता है तो यहाँ पे हम बाल्यावस्था की बात करेंगे। पूर्ववादी नैतिकता बाल्यावस्था यानी 4 से लेके 10 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मास्टर ग्रंथि है? एड्रिनल, थायराइड, थाइमस या पिट्यूटरी? तो आप सभी लोग जानते हैं मास्टर ग्रंथि का जो नाम आता है तो एक ही ऑप्शन आता है, पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार पूर्व स्कूल अवस्था में बालक किस प्रकार की भाषा के द्वारा स्वयं के विचार और व्यवहार को व्यक्त करता है? आंतरिक भाषा, अहम केंद्रित भाषा, सामाजिक भाषा या निजी भाषा? देखिए दोस्तों, जब भी वाइगोस्की का जिक्र होगा एक चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार पूर्व स्कूल अवस्था में बालक जिस प्रकार की भाषा के द्वारा स्वयं के विचार और व्यवहार को व्यक्त करता है वह कहलाती है निजी भाषा, या कह सकते हैं कौन सी भाषा? मातृभाषा। मातृभाषा भी इसे बोला जा सकता है या निजी भाषा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पूर्व स्कूल अवस्था में बच्चा समाज में तो प्रवेश करता है तो सामाजिक भाषा सीखेगा पहले, इसके बाद बोलेगा। तो यहाँ पे हमारी निजी भाषा कहला जाएगी, ठीक है। मातृभाषा की जगह निजी भाषा ऑप्शन दे दिया गया। विकास जो परिणाम है वृद्धि एवं परिपक्वता का, परिपक्वता एवं वृद्धि का, अभिप्रेरणा एवं बुद्धि का, परिपक्वता एवं अधिगम का है? सभी बताइए, सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं आपके। विकास परिणाम है, किसका परिणाम है दोस्तों? तो विकास आपके परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक किस अवस्था में दूसरों की भाषा का अनुकरण करना शुरू करता है? लगभग 24 माह, 4 से 5 माह, लगभग 18 माह, 8 से 19 माह? तो बालक जिस अवस्था में दूसरों की भाषा का अनुकरण करना करता है वह कौन सी अवस्था है दोस्तों? सभी लोग बताइए। और वह अवस्था है लगभग 24 माह या 2 वर्ष। पहला ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का उल्लेख किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? पियाजे, कोहलर, वाटसन, इवन पॉला? चारों मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। तो वस्तु स्थायित्व का अगर जिक्र होता है तो वह मनोवैज्ञानिक एक ही नाम आता है और वह नाम है आपका जीन पियाजे जी। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे जी के द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई हैं। पहली अवस्था कहलाती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। द्वितीय अवस्था 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तृतीय अवस्था 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी 11 से 15 अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी अवस्था है? पूर्व संचालन प्री ऑपरेशनल स्टेज जो अवस्था कहलाती है वह कौन सी अवस्था है? तो अभी हमने आपको बताया पूर्व संचालन के जगह पूर्व शब्द तो हमने बोला भी था, पूर्व के बाद हमने क्या बोला था? सभी लोग बताइए। संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही पूर्व संचालन अवस्था कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, यानी जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरलाक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की आयु की सीमा क्या है? 0 से 6, 2 से 10, 2 से 6 या 0 से 2 वर्ष? तो हरलाक के अनुसार देखा जाए पूर्व बाल्यावस्था की आयु पूछी जा रही, तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु 2 से लेके 10 वर्ष की अवस्था जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, हरलाक द्वारा दिया गया वर्गीकरण है गर्भावस्था होने से लेकर शिशु के जन्म तक जो कहलाती है गर्भावस्था कहलाता है।
नवजात अवस्था शिशु के जन्म से 14 दिन तक की नवजात अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था 14 दिन की आयु से 2 वर्ष तक की अवस्था, और बाल्यावस्था 2 से लेकर 11 वर्ष या 10 वर्ष तक की अवस्था, अकॉर्डिंग टू हरलाख। तो यहाँ पे हरलाख के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की आयु पूछी गई है, 2 से 10 वर्ष हो जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिज्ञासा किस प्रकार के विकास का उदाहरण है? शारीरिक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, सामाजिक, सभी बताइए। जिज्ञासा किस प्रकार के विकास का उदाहरण है? देखिए, जब भी जिज्ञासा का जिक्र होता है एक ही नाम आता है, और वह है आपका ज्ञानात्मक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया मानव जीवन में हमेशा चलती रहती है? ऐसी प्रक्रिया का नाम बताइए जो मानव जीवन में हमेशा चलती रहती है। शारीरिक वृद्धि, सीखने की प्रक्रिया, ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। देखिए, शारीरिक वृद्धि जो है एक सीमित समय, लेकिन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती। आप सीख सकते हैं जब तक आपका जीवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, बालक के ज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं ज्ञानेंद्रिय गति, पूर्व संचालन, मूर्त संचालन और औपचारिक संचालन का वर्णन किस सिद्धांत द्वारा किया गया है? तो सभी लोग जानते हैं इन चारों का वर्णन ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जीन पियाजे जी के द्वारा किया गया है। जी हाँ, जीन पियाजे जी के द्वारा जो है ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इन चारों का वर्णन जो है किया गया है। मनो सामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड और नैतिकता विकास सिद्धांत कोहलबर्ग। अगला जो प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था कौन सी कहलाती है? यथार्थता, कुशलता, समन्वय या अनुकरण। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रथम जो अवस्था कहलाती है वह कहलाती है अनुकरण की। कैसे सीखते हैं भाई? कहीं ना कहीं हम दूसरे से देखेंगे तभी तो सीखेंगे। तो बच्चा सर्वप्रथम क्या करता है? अनुकरण द्वारा सीखता है। तो प्रथम अवस्था सीखने की प्रक्रिया अनुकरण कहला जाएगी। अगला, बच्चों में स्वयं के द्वारा अध्ययन करने की आदत का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों को उदाहरण देकर, स्वयं अध्ययन पर व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण देकर, नए साहित्य उपलब्ध कराकर। तो बच्चों में स्वयं के द्वारा अध्ययन करने की आदत का विकास किया जा सकता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, ज्ञानी सर्वविख्याता लोग हैं, आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, श्रमान है। तो आपका जो कमेंट है कि स्वयं का उदाहरण देकर, बच्चों में स्वयं के द्वारा अध्ययन करने की आदत का विकास स्वयं के उदाहरण देकर ही किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई 1961 में, 1967 में, 1969 में, 1959 में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। 30 में से आपका स्कोर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। नेक्स्ट पार्ट है हम डेली 7 PM में इसका आंसर भी जानेंगे और अगले पार्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 7 PM में लाइव क्लास के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।